नमस्कार, यूपीएस मानव की घटनासार करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर घटनासार अर्धवार्षिकी 2025 जो आई है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लगभग हर एग्जाम के लिए करंट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है और करंट से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। करंट को इग्नोर करना एक बहुत घातक कदम माना जाता है। हम लोग घटनासार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इन्होंने अभी तक करंट को इग्नोर मोड पर रखा था, उनका करंट थोड़ा सा ठीक ठाक तैयार हो जाए, क्योंकि घटनासार का जो कवरेज है वो कंपेरेटिवली बाकी मैगजीन्स के मुकाबले अच्छा माना जाता है। और ये लगातार होता भी आ रहा है कि घटनासार, अकेले घटनासार लगभग 80 to 85% करंट को कवर कर लेती है। वहीं जिन लोगों ने दूसरे सोर्सेज से करंट को तैयार करके रखा है उनके लिए भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सप्लीमेंट्री सोर्स के रूप में घटनासार एक बेटर ऑप्शन होती है, और घटनासार को किसी भी कीमत पर इग्नोर करके एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग इस घटनासार को कर रहे हैं। हिंदी भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग चलते हैं। करंट के अलावा हिंदी आरओ के एग्जाम में सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो है क्वेश्चंस का वो कवर करती है। आरओ में हम जानते हैं 200 सवालों का एक पेपर आएगा इस बार, जिसमें 140 सवाल जो होंगे वो जीएस से होंगे और 60 सवाल जो होंगे वो हिंदी से होंगे। और ये 60 सवाल एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो लेके चलते हैं। किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से इतने ज्यादा सवाल नहीं है, केवल हिंदी के 6 टॉपिक से 60 सवाल आ रहे हैं। ये हिंदी ही है जो आपको ये एग्जाम क्लियर करवाती है। अगर आपकी हिंदी तैयार है तो जीएस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाने पर भी आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। हिंदी इसमें बहुत कठिन भी नहीं आती, आसानी से इसमें 55 प्लस, और अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया तो 60 क्वेश्चंस भी इसमें सही सही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो हम हिंदी में अच्छा परफॉर्म करें, इसी पर्पज से हिंदी के कई सारे वीडियोस जो है वो चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, जिसका फायदा भी देखने को मिला। जब पिछला जो कैंसल्ड एग्जाम था उसमें बहुत से साथियों ने 55, 58 और 59 क्वेश्चन तक सही सही अटेम्प्ट किए। तो ये वीडियोस तो हैं ही, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यूट्यूब के फ्री वीडियोस के अलावा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एडिशनल वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ और उनके अलावा एडिशनल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल भी मिलेगा। हिंदी के लिए अगर देखें तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स हैं और अलग अलग दूसरे पब्लिकेशंस की भी हिंदी की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है कि इन बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी कई जगहों पर गलतियां देकर रखी गई। कई सारी किताबों में तो बहुत सारी गलतियां हैं, कई सारी किताबों में कम है लेकिन गलतियां हैं। ठीक, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी गलतियों की भरमार है। तो एक बात ये भी है इसके अलावा कि कई शब्द ऐसे भी हैं जिनका जो जवाब होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए, लेकिन आयोग उनके अपने खुद के जवाब तैयार करके रखता है। आयोग के अपने विलोम, आयोग के अपने तत्सम और पर्यायवाची हैं जिनको वो अक्सर फॉलो करता है, जो किताब में कुछ और दिए हैं लेकिन आयोग अपना जो जवाब है वो कुछ और मान के बैठता है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ज्योत्सना एक शब्द है, इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्तनी देके रखी गई, लेकिन आयोग अपनी एक अलग वर्तनी मान के चलता है। तो ये सब भी जानना जरूरी है। तो ये जो मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है उसमें इन सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो पूरी तरीके से एररलेस है। किताबों में जो गलतियां हैं उन गलतियों को भी इसमें सुधार लिया गया है। सभी स्टैंडर्ड बुक्स और जितनी भी बुक्स हैं उन सब का एसेंस इन शीट्स में जो आपको मिलेंगे उसमें शामिल है। साथ ही साथ, अच्छा, उसमें उनकी गलतियों को भी सुधार कर शामिल कर लिया गया है। आयोग, इसके अलावा आयोग अगर किसी चीज का कोई स्पेसिफिक आंसर ही मानता है तो उसको भी वहां पर मेंशन कर दिया गया है, जिससे कि आप उससे भी अवेयर रहें। इसके अलावा यहाँ पर इस इनिशिएटिव में डाउट्स का भी रेजोल्यूशन होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। टेस्ट भी इसमें शामिल है, लगभग 18 टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये टेस्ट जो है ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, बल्कि इन टेस्ट में उन पॉइंट्स को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जहां पर आयोग आपको सबसे ज्यादा घुमा देता है, या वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स, वो शब्द जिनको लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं। इन टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप उन गलतियों को, उन कंफ्यूजन्स को आप पहले ही जान जाएंगे, उनसे पहले ही अवेयर हो जाएंगे, जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। 18 टेस्ट में, हर टेस्ट में 60 जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से टोटल लगभग ऐसे 1100 पॉइंट्स को कवर किया गया है जो कंफ्यूज करते हैं, जो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक,
तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट में अगर आप 50 के आसपास का भी स्कोर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि रियल एग्जाम में आप 55 प्लस के स्कोर के बराबर पहुंचेंगे। फीस भी इसकी बहुत ज्यादा नॉमिनल है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। इतनी फीस नहीं है कि आपको सोचना पड़े, और इतनी फीस में अगर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये ना के बराबर है। ठीक। तो अगर आप इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हिंदी ही आपको एग्जाम पास कराएगी, तो हिंदी में मजबूती लानी जरूरी है। एक बात और, यहाँ पर कोई ऐप नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप पर चलेगा। आपको सारा मटेरियल, वीडियोस और टेस्ट के लिंक्स जो भी होंगे वो सब व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। टेस्ट का आपको सॉल्व पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिससे आप उसकी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन होंगे, विद नेगेटिव मार्किंग मार्किंग होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेगमेंटल टेस्ट भी हैं, और जो एक असॉर्टेड टेस्ट होता है वो भी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हिंदी के लिए इनिशिएटिव की। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे करंट की बात कर लेते हैं, और चलिए घटनासार शुरू कर लेते हैं। और ये घटनासार सीरीज का 10वां वीडियो है, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल जगत से रिलेटेड जो करंट है उसको कवर करेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आर्थिकी को यहाँ पर कवर कर लेंगे, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और दूसरे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करंट है उसको हम लोग फिनिश करके इस घटनासार सीरीज को खत्म कर लेंगे। ठीक। तो यहाँ पर खेल जगत अर्धवार्षिकी में, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, कि खेलों में हमको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। खेलों में हमें बहुत सारी चीजें करंट में दी होती हैं, लेकिन हमको यहाँ पर अपने मतलब की चीज देखनी होती है। और हम अगर पिछले एग्जाम्स को देखें, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, पीसीएस का हो, आरओ का हो, या कोई भी और एग्जाम हो, उसमें खेल से संबंधित एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। दुनिया भर में बहुत सारे खेल होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में जो खेल आते हैं वो कौन से आते हैं? वो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो खेल हैं, जैसे अगर हम टेनिस की बात करें तो विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ये सब। और इसके अलावा मतलब ये हॉकी वगैरह में भी वर्ल्ड कप हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल इवेंट खेल से संबंधित, वो तो पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा केवल वो इवेंट्स हमसे पूछे जाते हैं जिनमें भारत का इन्वॉल्वमेंट किसी तरीके का हो, या तो उन खेलों का आयोजन भारत में हुआ हो, या उन खेलों में भारत का कोई विजेता या उपविजेता खिलाड़ी जो है वो इन्वॉल्व हो, बस। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको स्पोर्ट्स को तैयार करना चाहिए। बहुत से लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि वो सब कुछ तैयार करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन हम अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो हमारा जो एरिया है वो एरिया थोड़ा सा सीमित हो जाएगा, और हमको उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी हम वैसे करते हैं। तो पहला है हमारा वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो है ये हॉकी प्लेयर थी इंडिया की, और इन्होंने देश के लिए सबसे ज्यादा 320 मैच खेले हैं, यानी कि ये भारत के लिए 320 मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। और ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक जो है वो लगाई थी। तो ये वंदना कटारिया हैं, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा करी है। कौन सी पोजीशन में खेलते थे? हॉकी में अलग अलग पोजीशंस होती हैं, फॉरवर्ड प्लेयर होते हैं, डिफेंडर्स होते हैं, है ना? तो ये फॉरवर्ड प्लेयर थी। बस इसमें इतना ध्यान रखना है। एक चीज और, कि इन्होंने कुल 158 जो है वो गोल किए थे। और आखिरी जो मैच इन्होंने वो भुवनेश्वर में हुआ, जो FIS प्रो लीग है, उसमें इन्होंने खेला था। हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है, लेकिन बाकी जो टूर्नामेंट होंगे जो इंटरनेशनल लेवल के नहीं होते उनमें पार्टिसिपेट करना जारी रखेंगी। अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने एशियाड में रजत पदक 2018 में, 2014 और 22 में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और जूनियर विश्व कप में भी इन्होंने कांस्य पदक जीतने वाली टीम में ये शामिल थी। अगले हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये दुनिया भर में मशहूर फुटबॉल प्लेयर हैं। और स्पोर्टिको के द्वारा एक लिस्ट जारी करी गई थी, जिसमें 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों को शामिल किया गया था। तो इस लिस्ट में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्थान पर रहे, और ये कहा गया कि 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो कुल कमाई थी वो $260 मिलियन, यानी कि 2062 करोड़ रुपए रही। ठीक। हाल ही में इन्होंने सऊदी जो फुटबॉल क्लब है, सऊदी प्रो लीग क्लब अल नस्र ज्वाइन किया था। वहां से इनको $215 मिलियन मिले थे, और मैदान में खेलकर इन्होंने $45 मिलियन की जो कमाई है वो करी है। खास बात ध्यान रखना है, स्पोर्टिको ने जारी किया था, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 एथलीटों में टॉप पर हैं।
कर्स्टी कोवेंटी जिम्बाब्वे की तैराक थी और इनको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में अध्यक्ष बनाया गया है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है। पिछले 130 वर्षों में कोई भी महिला जो है वो अध्यक्ष नहीं बनी है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जो कर्स्टी कोवेंट्री है वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है, इसके पहले कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बना। साथ ही साथ अफ्रीका से भी अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं बना था, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से आईओसी का अध्यक्ष बनने वाली भी पहली महिला है या पहले व्यक्ति हैं, पुरुष भी नहीं बना है वहां से अभी तक। ठीक है। कोवेंट्री जो है वो अफ्रीका की सबसे सफल ओलंपियन है जिन्होंने 7 ओलंपिक पदक जीते हैं, और ये आईओसी एथलेटिक कमीशन में 2012 में शामिल हुए थे। केवल हाईलाइटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। शोहली अख्तर बांग्लादेश की क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है एंटी करप्शन कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण। तो नाम ध्यान रखना है कहाँ की है। रविचंद्रन अश्विन भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और खास तौर से ये क्या है, ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं। तो प्रतिष्ठित भारतीय ऑफ स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन या रविचंद्रन अश्विन ने भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के बाद जो ब्रिस्बेन में हुआ था क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 106 टेस्ट मैच में 537 विकेट लिए हैं, 116 वनडे में 158 विकेट लिए हैं, और 65 टी20 मुकाबले खेले जिन्होंने इनमें 72 विकेट लिए हैं। इनको 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार टेस्ट सीरीज में दिया जा चुका है। 6 शतक और 14 अर्धशतक इन्होंने टेस्ट मैचेस में लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में जो बात है वो ये है कि इनको 2024 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जो एक प्रतिष्ठित क्लब है क्रिकेट का, उसकी ऑनरेरी मेंबरशिप इनको दी गई है दिसंबर 2024 में। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली खेल संस्थाओं में इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। ठीक, बस इतना ध्यान रखना। सचिन तेंदुलकर को एमसीसी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब की ऑनरेरी मेंबरशिप प्रदान करी गई है। विराट कोहली के बारे में बात करें तो अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद जो टी20 जो मैचेस हुए थे आईपीएल में, उसमें इन्होंने कई सारे कीर्तिमान विराट कोहली ने बनाए हैं। और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के विरुद्ध खेले गए मुकाबले में 15 रन का स्कोर करने के बाद विराट कोहली वनडे मुकाबलों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, बन गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, विराट कोहली बने हैं। ये उपलब्धि कब हासिल करी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में इन्होंने ये हासिल करी है। सचिन तेंदुलकर का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और 287 पारी में ये उपलब्धि इन्होंने जो है वो हासिल करी है। ठीक, जबकि सचिन तेंदुलकर 350 पारियों को खेलकर उन्होंने 14,000 रन जो थे वो बनाए थे। फिर अगले हैं बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का बना दिया गया है नया अध्यक्ष। ये बेसिकली शॉर्ट पुटर है जिन्होंने 2002 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, और अब इनको बना दिया गया एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। ठीक है। इन्होंने इस पद पर आदिल सुमारी वाला का स्थान लिया है जो लगातार 3 कार्यकाल पूरे कर चुके थे। इनका कार्यकाल जो होगा वो 4 वर्ष तक का रहेगा। ठीक। फिर क्रिकेट से रिलेटेड जो करंट है उसमें आ जाते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हम लोगों ने अभी बात करी थी कि इसमें 14,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज पूरे करने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे विराट कोहली। अब इसके बारे में बात कर लें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो नवा संस्करण था इसका आयोजन किया गया था पाकिस्तान की मेजबानी में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये कहाँ पर हुआ, यूएई में आयोजित हुआ। पाकिस्तान और यूएई में दोनों में आयोजित हुआ। भारत ने ये जो स्टैंड दिया था कि हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे, तो भारत के साथ जितने भी मैचेस इसमें थे वो सभी पाकिस्तान के बाहर हुए, यूएई में हुए, और बाकी सारे मैचेस जो है वो पाकिस्तान में हुए। तो इस टूर्नामेंट में भारत के सभी मैच यूएई के दुबई में आयोजित किए गए। एक दिवसीय प्रारूप है और इसमें फाइनल मुकाबला जो है वो दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। टॉस किसने जीता हमको उससे मतलब नहीं है, जो आगे लिखा होगा यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर विजेता कौन है। यहाँ पर विजेता भारत है। और किसको हराया उसने, न्यूजीलैंड को हराया। उप विजेता कौन रहा, न्यूजीलैंड रहा। फाइनल मुकाबले का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया। वही श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
यानी कि प्लेयर ऑफ द सीरीज न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को दिया गया। सबसे ज्यादा विकेट मैट हेनरी ने लिए जो न्यूजीलैंड के हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का गोल्डन बैट अवार्ड जो है वो न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को दिया गया। और गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है वो न्यूजीलैंड के ही मैट हेनरी को मिला है। टूर्नामेंट में 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, ये ध्यान हम लोगों को रख लेना है। फिर भारत ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसके पहले 2002 में श्रीलंका के साथ ज्वाइंटली इसको जीता था। 2013 में इंग्लैंड को हराकर और 2017 में पाकिस्तान से वो पराजित हो गया था। बाकी 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता रहा, 2013 में इंग्लैंड को हराकर जीता और अब 2025 में न्यूजीलैंड को हराकर उसने खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी भारत की घरेलू ट्रॉफी है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है रणजी ट्रॉफी 2025। फाइनल मुकाबला जो है विदर्भ नागपुर में केरल और विदर्भ के बीच खेला गया और विदर्भ ने इस मुकाबले को जीत लिया है। बस इसमें इतना और कुछ नहीं। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग क्रिकेट बेसिकली जो वेटरन खिलाड़ी होते हैं उनके बीच में खेला जाता है। और अंतरराष्ट्रीय मास्टर लीग का पहला संस्करण था ये, और क्योंकि पहला संस्करण था इसीलिए ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया मास्टर्स, वेस्ट इंडीज मास्टर्स, ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स, इंग्लैंड मास्टर्स, साउथ अफ्रीका मास्टर्स और श्रीलंका मास्टर्स के बीच में खेला गया। 6 टीमों ने यहाँ पर खेला। फाइनल मुकाबला जो है वो रायपुर के SB NS इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया मास्टर्स और वेस्ट इंडीज मास्टर्स के बीच में खेला गया, जिसे इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर जीत लिया। इंडिया मास्टर्स के कप्तान थे सचिन तेंदुलकर और वेस्ट इंडीज मास्टर्स के कप्तान थे ब्रायन लारा। पहला संस्करण था इसलिए जरूरी है ये। महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन हुआ है मलेशिया की मेजबानी में। इसका आयोजन किया गया, दूसरा संस्करण था इसका। 16 टीमें इसमें शामिल हुई थी। टीमों को ध्यान रखना अक्सर पूछ लेता है। फाइनल खेला गया साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में, कुआलालंपुर में खेला गया। खिताब जो है वो दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर भारत ने जीता। तो देखिए चैंपियंस ट्रॉफी, मास्टर्स वाला और ये जो मुकाबला है अंडर 19 T20 का, ये भी भारत ने ही जीता है। भारतीय टीम की जो कैप्टन थी वो निक्की प्रसाद थी। ठीक है। त्रिशा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। अगला जो संस्करण होगा तीसरा, वो बांग्लादेश और नेपाल की ज्वाइंट होस्टिंग में आयोजित किया जाएगा। पहला संस्करण 2023 में साउथ अफ्रीका की मेजबानी में भारत ने ही जीता था। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 की और वनडे इंटरनेशनल की सीरीज हुई जनवरी फरवरी में। 2025 में भारत के दौरे पर इंग्लैंड टीम आई थी और यहाँ पर 5 T20 मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज भारतीय टीम के साथ उसने खेली थी। ठीक। इंग्लैंड ने जो है वो पहले खेली गई T20 मैचों की श्रृंखला का केवल एक मैच जो है वो राजकोट में जीता और 5 मैचों की T20 श्रृंखला को भारत ने 4-1 से जीत लिया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे T20 वाली के। ठीक है। इसके बाद ओडीआई श्रृंखला के तीनों मैच भारत ने जीते हैं और श्रृंखला भारत ने 3-0 से जीत ली। भारतीय टीम का नेतृत्व तो रोहित शर्मा ने यहाँ पर किया है। ठीक। यहाँ पर अभी क्रिकेट में किसी एक पारी में सर्वाधिक 13 छक्के मारने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया गया, किसके द्वारा? अभिषेक के द्वारा, अभिषेक शर्मा के द्वारा। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25, इसको करने की जरूरत नहीं है, इस पर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी 2024-25। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट भारत ने जीता, जबकि ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। ठीक। अब यहाँ पर अगर देखें तो सिडनी में श्रृंखला का 5वां अंतिम निर्णायक मैच 6 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 3-1 से अपने नाम कर ली है और 10 वर्षों से भारत के पास रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब ऑस्ट्रेलिया के पास चली गई है। पहले और 5वें मैच में भारतीय टीम का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह ने किया था। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन थे? पैट कमिंस थे। ठीक। तीसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इस मैच को, इस टेस्ट सीरीज को हारने के बाद जो भारत है वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दौर से बाहर हो गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में स्थान बना लिया। ये पहला मौका है जब भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं होगा। भारत आयरलैंड महिला वुमेन वनडे सीरीज
और भारत का दौरा किया है आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने। और यहाँ पर अगर देखें तो तीनों मैच भारतीय टीम ने जीते। भारतीय टीम का नेतृत्व स्मृति मंधाना ने किया है यहाँ पर। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी कि स्मृति मंधाना ने तीसरे एक दिवसीय मैच में केवल 70 गेंदों पर शतक बनाकर सबसे तेज गति से शतक यानी कि जो सेंचुरी है उसको बनाने का किसी भारतीय महिला खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्मृति मंधाना ने महिलाओं के एक दिवसीय इंटरनेशनल मैच में 10वां शतक बनाया, जो भारतीय महिला खिलाड़ियों के बारे में जो है वो रिकॉर्ड है। साथ ही साथ एक चीज और, राजकोट के मैच में भारत की टीम ने 435 रन बनाए, जो वनडे इंटरनेशनल मैचों में भारत की सर्वोच्च पारी है, पुरुष और महिलाओं दोनों में। अभी तक पुरुष और महिला दोनों ही टीम्स ने किसी भी वनडे इंटरनेशनल मैच में इतना स्कोर नहीं बनाया था। और यहाँ पर बाजी मार ले गई है वुमेन टीम, और उसने 435 रन का स्कोर बनाया है वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। भारतीय पुरुषों की क्रिकेट टीम का सर्वोच्च ओडीआई स्कोर 418 रन है, 5 विकेट पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024, ये T20 क्रिकेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 7वां संस्करण है। इसका आयोजन 15 दिसंबर 2024 तक किया गया, 23 नवंबर से। और रणजी ट्रॉफी खेलने वाली सभी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। 38 टीमों ने इस टूर्नामेंट में शामिल हुई हैं। फाइनल मुकाबला मुंबई और मध्य प्रदेश की टीमों के बीच हुआ, बेंगलुरु में खेला गया, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम को हराकर मुंबई टीम, श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली मुंबई टीम दूसरी बार इस ट्रॉफी की विजेता बनी है। अंडर 19 एशिया कप 2024, एशिया क्रिकेट काउंसिल के तत्वाधान में अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट दिसंबर 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। फाइनल मैच भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच दुबई में खेला गया है, और बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। महिलाओं का अंडर 19 एशिया कप 2024, ये तो पुरुषों का था। यहाँ पर अगर देखें तो एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा, एसीसी के द्वारा, महिलाओं का पहला T20 अंडर 19 एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट मलेशिया की मेजबानी में आयोजित किया गया। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर इस मैच को जीत लिया है। भारत, बांग्लादेश और मेजबान मलेशिया के अतिरिक्त नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें इस मैच में, इस टूर्नामेंट में शामिल थी। फिर टाटा महिला प्रीमियर लीग 2025, 14 फरवरी से 15 मार्च तक इसका आयोजन किया गया बीसीसीआई द्वारा। कुल 5 फ्रेंचाइजी के बीच खेले गए इस मैच का जो खिताब है वो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। मुंबई इंडियंस का दूसरा खिताब है। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। दूसरी फ्रेंचाइजी कौन है? गुजरात जायंट, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स, इसकी बाकी जो टीमें थी वो थी। बीसीसीआई क्रिकेट पुरस्कार 2025, और ये बेसिकली भारतीय क्रिकेटरों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं। यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर्नल CK नायडू का सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का पॉली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू सरफराज खान, अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला आशा शोभना को दिया गया है। बीसीसीआई स्पेशल प्राइज दिया गया रविचंद्रन अश्विन को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन का पुरस्कार स्मृति मंधाना को। वनडे में सर्वाधिक रन विकेट महिला दीप्ति शर्मा को। सर्वश्रेष्ठ अंपायर अक्षय तोत्रे को। और घरेलू क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम का पुरस्कार मुंबई को दिया गया है। बस इतना। फिर आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2024, तो अभी तो बीसीसीआई का था, आईसीसी की बात कर लेते हैं। और 2024 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दुबई में सम्मानित किया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की गैरी सोबर्स ट्रॉफी भारत के जसप्रीत बुमराह को दी गई। अब देखिए, जो बीसीसीआई वाला था उसमें भी अगर हम लोग देखें तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार पॉली उमरीगर जसप्रीत बुमराह को मिला है। और यहाँ पर इंटरनेशनली भी आईसीसी की तरफ जो दिया गया वहां पर भी बेस्ट क्रिकेटर या क्रिकेटर ऑफ द ईयर की गैरी सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को दी गई है। आईसीसी का सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले भारत के 5वें खिलाड़ी, इसके पहले राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली। विराट कोहली को 2 बार ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार ये लोग जीत चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर यानी कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार पाने वाले भारत के तीसरे क्रिकेटर हैं ये।
सबसे बेहतर वनडे क्रिकेटर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजयतुल्लाह उमर जई हैं, अफगानिस्तान के। T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह है, भारत के। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है कोमोंटी मेंडिस को, श्रीलंका के। फिर सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये रोशेल होई फ्लिंट ट्रॉफी अमेलिया केर को मिली है, न्यूजीलैंड की। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी यानी कि वुमेन ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है स्मृति मंधाना को, जो कि है भारत की। फिर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी न्यूजीलैंड की अमेलिया के। सर्वश्रेष्ठ अंपायर की डेविड शेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड को मिली है। फिर है मुंबई इंडियंस ने ओवल इनविंसिबल्स में 49.10 की हिस्सेदारी प्राप्त करी है। मुंबई इंडियंस टीम हम जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, और उनकी सहायक कंपनी राइज वर्ल्ड वाइड के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। और इसने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की 100 गेंदों वाली लीग द 100 की फ्रेंचाइजी ओवल इनविंसिबल में 49% हिस्सेदारी 130 मिलियन पाउंड देकर प्राप्त कर ली है। इंपॉर्टेंट है ये, इससे मुंबई इंडियंस की जो ग्लोबल एक प्रेजेंस है वो मजबूत होगी। ठीक है। सरे काउंटी क्रिकेट क्लब प्रमुख हिस्सेदार बना रहेगा और रिलायंस के साथ मिलकर ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस उसको साझा करेगा। मुंबई इंडियंस अब 5 देशों और 4 महाद्वीपों में 7 क्रिकेट टीमें संचालित करता है। इनके नाम क्या है? भारत में आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, यूएई में ILT 20, अमेरिका में MLC, अफ्रीका में SA 20 और इंग्लैंड में द 100। द 100 लीग जैसा हम लोगों ने भी देखा कि 100 गेंदों की क्रिकेट लीग है, इसमें हर टीम 100 गेंदों की पारी जो है वो खेलती है। ठीक है। लगभग 16 ओवर्स के आसपास का एक तरीके से मान सकते हैं आप। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को श्रीलंका के शम्मी सिल्वा की जगह ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। टेनिस में कतर ओपन है, और कतर ओपन इंपॉर्टेंट है, आयोजन हुआ है कतर के दोहा में। और महिलाओं की 23वीं WTA कतर ओपन टेनिस था ये, जिसका एकल खिताब जो है अमेरिका के अमांडा एनिसिमोवा ने लातविया की येलेना ओस्टापेंको को हराकर जीत लिया है। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं आगे, और आगे चलते हैं भारत में ATP चैलेंजर टूर। अच्छा, इसको बाकी भी देख ही लेते हैं कि जो युगल खिताब है वो जीता है सारा ईरानी और जास्मिन पाओलिनी की इटली की जोड़ी ने फाइनल में चीन की जियांग शिन्यू और चीनी ताइपे यानी कि ताइवान की फांग हसीन की जोड़ी को हराकर जीता है। पुरुषों के एकल खिताब को ब्रिटेन के अलेक्जेंडर ड्रेपर को रूस के आंद्र रुबलेव ने हराकर जीत लिया। और युगल खिताब जो है वो जे सैलिसबरी और नील स्कुप्सकी की ब्रिटिश जोड़ी को हराकर ब्रिटेन के ही जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल की जोड़ी ने जीता है। भारत में ATP चैलेंजर टूर, तो भारत ने 2025 में 4 ATP चैलेंजर प्रतियोगिताओं की मेजबानी की है, जिसमें से पहली प्रतियोगिता चेन्नई में, दूसरी दिल्ली में, तीसरी पुणे में, और चौथी जो ATP प्रतियोगिता है वो बेंगलुरु में आयोजित की गई है, क्योंकि भारत में हुई है इसलिए इम्पोर्टेंट है। चेन्नई में जो हुई उसको चेन्नई ओपन का नाम दिया गया, दिल्ली वाले को दिल्ली ओपन का, पुणे को पुणे ओपन, और बेंगलुरु में बेंगलुरु ओपन का नाम दिया गया। यहाँ पर इन प्रतियोगिताओं में जो विजेता हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर चेन्नई ओपन में जो एकल विजेता हैं वो हैं किरियट जैक्वेट, जो कि फ्रांस के हैं। युगल विजेता हैं जापान के शिंटारो मोचिजुकी और काइतो उएसुगो, जापान के, ये जोड़ी जीती है। दिल्ली ओपन को फ्रांस के किरियन जैक्वेट ने ही जीता है, और जो इसमें युगल है यानी कि जो दो लोग खेलते हैं उसको जापान के मासामिची इमामुरा और रियो नोगुचू ने जीता है। पुणे ओपन को चेक गणराज्य के डालिबोर स्वरसिना, और युगल का भारत के जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने जीता है। बेंगलुरु ओपन अमेरिका के ब्रैडन होल्ट और भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ताइवान की जोड़ी ने युगल खिताब यहाँ का जीता है। अगला इंपॉर्टेंट जो प्रतियोगिता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और ये 2025 का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन हुआ है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। पुरुष एकल खिताब इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्सांडर ज्वेरेव को हराकर जीता है। महिलाओं का एकल खिताब बेलारूस की आरेना सबालेंका को अमेरिका की मैडिसन कीज ने हराया है, और ये कीज का पहला एकल खिताब है ग्रैंड स्लैम टेनिस में।
ठीक। पुरुषों का युगल खिताब हैरी हेलियावोरा जो फिनलैंड के हैं और हेनरी पैटन जो कि ब्रिटेन की हैं, उनकी जोड़ी ने फाइनल में सिमोने बोलेली और आंद्रिया वावासोरी की इटली की जोड़ी को हराकर जीता है। महिलाओं का जो युगल खिताब है वो कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की और अमेरिका की टेलर टाउनसेंड की जोड़ी ने जीता है ताइवान की हसे हिसुबई और लाटविया के जेलेना ओस्टापेंको की जोड़ी को हराकर। जो मिश्रित युगल है, मिक्स्ड डबल्स जो खिताब है, वो ओलिविया गेटकी और जॉन पीटर्स की ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के ही किम्बरले वीरेक और जॉन पैट्रिक स्मिथ की जोड़ी को हराकर जीता है। हांगकांग टेनिस ओपन 2025 आयोजन हुआ है हांगकांग में पुरुषों की एटीपी हांगकांग टेनिस ओपन है और इसका एकल खिताब फ्रांस के एलेक्जेंड्रे म्यूलर ने फाइनल में जापान के की निशिकोरी को हराकर जीता है। जो डबल्स टाइटल है, युगल खिताब है, उसमें नीदरलैंड के सैंडर एरेंट्स और ब्रिटेन के ल्यूक जॉनसन की जोड़ी ने फाइनल में कारेट्स काचानोवा और आंद्रे रुबलेव की रूसी जोड़ी को हराया है। ठीक। फिर ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया और यहाँ पर टेनिस में पुरुष और महिला एकल खिताब जीरी लेहका और आरेना सबालेंका ने जीता है। पुरुष एकल खिताब जीरी लेहका और महिला एकल खिताब आरेना सबालेंका ने यहाँ पर जीता है। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप, छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। फिर हम लोग आ जाते हैं, बस एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 17 वर्षीय मीरा एंड्रीवा जो है वो 1000 लेवल 1000 खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी यहाँ पर बन के उभरी हैं। मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट मुंबई में आयोजित किया गया और इसमें एकल खिताब स्विट्जरलैंड की जिल टिम मैन ने जीता है और ये भारत का एकमात्र जो है वो WTA टूर्नामेंट है। हॉकी में आ जाते हैं, हॉकी में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 झारखंड के रांची में खेला गया है। खिताब जीता है फाइनल में हरियाणा ने उड़ीसा को पराजित करके। जिला कितने से पराजित किया हमको उससे मतलब नहीं है। झारखंड जो है प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा है। फिर महिला FIH इंडोर हॉकी विश्व कप आयोजन हुआ है क्रोएशिया के पोरेक में और यहाँ पर इस विश्व कप का जो खिताब है वो फाइनल में ऑस्ट्रिया को हराकर पोलैंड ने जीता है। चेक गणराज्य तीसरे स्थान पर रहा है। पुरुष FIH जितना हाईलाइट होगा बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। पुरुष FIH इंडोर हॉकी विश्व कप, पुरुषों के इस हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जो है वो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को हराकर जीता है। साउथ अफ्रीका तीसरे स्थान पर रहा है। फिलिप सिमर ने सर्वाधिक 20 गोल यहाँ पर किए थे। फिर राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2025 ये दोबारा से आ गया है, अभी हम लोग ऊपर करके आए हैं। फिर पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी, भारत इसको 5वीं बार जीता है और इसका आयोजन किया गया है ओमान के मस्कट में। इसका आयोजन किया गया, 10वां संस्करण था इसका। ठीक है, इसका फाइनल भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेला गया। पाकिस्तान को 5-3 से हराकर भारत 5वीं बार इस टीम का विजेता बना। PR स्टीजेस इसके कोच थे और उनकी कोचिंग में ये पहला टूर्नामेंट था। 2004, 2008, 15 और 23 में भारत इस टूर्नामेंट को जीत चुका है। फिर हम लोग चलते हैं आगे, पुरुष हीरो हॉकी इंडिया लीग की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो पुरुष हीरो हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जो है वो उड़ीसा के राउरकेला में खेला गया है। खिताब जीता है श्रीचीगढ़ बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को पराजित करके जीता है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो खिताब है वो दिया गया हैदराबाद तूफान के विक्रमजीत सिंह को दिया गया और शील्ड स्कोरर रहे जुगराज सिंह जो कि बंगाल टाइगर्स के हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं सुखरीत सिंह जो कि बंगाल टाइगर्स के हैं और फेयर प्ले ट्रॉफी यहाँ पर दी गई है यूपी रुद्रा की टीम को। महिला हॉकी इंडिया लीग उड़ीसा के राउरकेला और झारखंड के रांची में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर इसका खिताब जो है उड़ीसा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को हराकर जीत लिया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सूरमा हॉकी क्लब की ज्योति रुमावत और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सूरमा हॉकी की सविता पूनिया को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2025 के पुरस्कार दिए गए हैं और यहाँ पर 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कारों की घोषणा जो है वो ओमान के मस्कट में की गई है। और यहाँ अगर देखें तो भारत की पुरुषों की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को 23-24 के लिए बेस्ट
मेन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब दिया गया है। ये तीसरा साल है जब उनको एफआईएस के पुरस्कार दिया गया। इसके पहले 2020-21 और 2022-23 के लिए पुरस्कार दिया जा चुका था। ठीक। पुरुषों की हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है, पीआर श्रीजेश को। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर लिस्टिंग देके रखी गई है। प्लेयर ऑफ द ईयर तो हम लोगों ने देख ही लिया, भारत के हरमनप्रीत सिंह कप्तान है। बेस्ट गोलकीपर यानी कि गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारत के ही पीआर श्रीजेश को दिया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सूफियान खान पाकिस्तान के। महिला वर्ग में अगर देखें तो प्लेयर ऑफ द ईयर महिला वर्ग में यिब्बी जैनसन है नीदरलैंड की। गोलकीपर ऑफ द ईयर महिलाओं में ये जियाओ है चीन की। ठीक, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। फिर हम लोग बैडमिंटन में आ जाते हैं और बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप की बात यहाँ पर करेंगे। और बैडमिंटन एशिया के तत्वाधान में बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप के चौथे संस्करण का आयोजन चीन में किंगदाओ में किया गया। 12 देशों की टीमें भारत सहित इसमें शामिल थीं। खिताब इंडोनेशिया ने फाइनल में चीन को हराकर जीता है। तीसरा स्थान संयुक्त रूप से जापान और थाईलैंड का रहा है। भारत की टीम का स्थान छठा रहा है। अगला आयोजन जो होगा वो 2027 में होगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पुरुष और महिला एकल वर्ग के जो खिताब है वो जीते हैं पुरुष एकल का विक्टर एक्सेल्सन ने और महिला एकल का आंसे यंग ने जीता है। विक्टर एक्सेल्सन ने हांगकांग के ले चियुक यू को हराकर खिताब जीता है। वहीं जो आंसे यंग है उन्होंने थाईलैंड की पोम्पावी चूचूवोंग को हराया है। ठीक है। पुरुष युगल का खिताब यानी कि मेंस डबल का खिताब जो है वो मलेशिया के गो सेजपेई और नूर इजुद्दीन की जोड़ी ने जीता है। महिला युगल का खिताब अरीसा इगाराशी और अयाको सकुरा मोतो जापान की उन्होंने जीता है। अगला है हमारा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 आयोजित हुआ है। और इसमें अगर देखें तो लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। सैयद मोदी एक खिलाड़ी थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। बैडमिंटन खिलाड़ी थे ये, उन्हीं के नाम पर ये बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो चल रहा है। पुरुष एकल का खिताब जो है वो भारत के लक्ष्य सेन ने जीता है और हराया किसको है, सिंगापुर के जिया हेंग जोसन तेह को। महिला एकल खिताब भारत की पीवी सिंधु ने चीन की लियू यू को हराकर जीता है। मेंस डबल्स का खिताब चाइना के हुआंग दी और लियू योंग की जोड़ी ने भारत के साई प्रतीक और पृथ्वी राय कृष्णमूर्ति को हराकर जीता। वुमेन्स डबल का जो खिताब है वो भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीता है और उन्होंने हराया है बाओ लीजिंग और ली कियान को। ये उपविजेता रहे। मिक्स डबल्स का खिताब थाईलैंड के पुवारा निक्रोह और सुपिसारा की जोड़ी ने जीता और उन्होंने हराया है भारत की तनिबा कास्ट्रो और ध्रुव कपिला की जोड़ी को। 77 इंटर स्टेट और 86 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुई है। और पुरुष और महिला वर्ग की टीम का खिताब जीता है, पुरुष वर्ग का जीता है कर्नाटक ने और महिला का जीता है हरियाणा ने। कर्नाटक ने रेलवे को हराया है और महिला वर्ग में हरियाणा ने गुजरात को हराकर ये खिताब जो है वो जीता है। ठीक, बस इसमें और कुछ नहीं। और वैसे भी ये जो स्टेट लेवल के हैं ये सब जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। फुटबॉल में आ गए और फुटबॉल में अगर देखें द बेस्ट फीफा अवार्ड 2026 दिए गए हैं जिनको दिया गया है दोहा कतर में एक समारोह में। द बेस्ट फीफा अवार्ड के विजेताओं की सूची क्या है। बेस्ट मेल प्लेयर ब्राजील के विनीसियस जूनियर हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं स्पेन की एताना बोनमाटी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एमिलियानी मार्टिनेज हैं। महिला गोलकीपर सर्वश्रेष्ठ एलिमा नाहिर है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है थियागो माइया को और फीफा फैन पुरस्कार दिया गया गुई लहर में ग्रैंडा मोरा को। बस संतोष ट्रॉफी बस ध्यान रखना है कि ये पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, फुटबॉल की है। और हैदराबाद में इसका फाइनल खेला गया था जहां पर केरल को हराकर पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार ट्रॉफी जीत ली है और अपने ही रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया है। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024
इसका फाइनल का जो आयोजन है वो किया गया कतर में। रियल मैड्रिड ने मैक्सिकन क्लब पाचुका को हराकर खिताब जीत लिया है। कम इम्पोर्टेंट है ये। फिर है फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब को 2034 की, और 2030 की मेजबानी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन को दे दी गई है। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी गई है। 2034 के विश्व कप की मेजबानी के लिए सऊदी अरब जो था वो अकेला दावेदार था, किसी और देश ने इस विश्व कप के आयोजन की दावेदारी नहीं की थी। ठीक है। अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेटिनो इसके अध्यक्ष हैं। और 2030 के फीफा विश्व कप का आयोजन, जो इसका 100वां वर्ष होगा आयोजन का, उसकी मेजबानी भी संयुक्त रूप से तीन देशों को दी गई, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को को दी गई है। शताब्दी वर्ष में क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं, इस विश्व कप के तीन मैच उरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटीना में भी खेले जाएंगे। 1930 में पहला विश्व कप जो था वो उरुग्वे में आयोजित किया गया था। तो शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 नीदरलैंड में विस्क आन जी में खेला गया था इसको। 78वां टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट था। इसका खिताब भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अपने ही देश के शतरंज चैंपियन डी गुकेश को हराकर जीता था। ठीक है। यहाँ पर टाई ब्रेकर का सहारा लिया गया था, क्योंकि दोनों ही क्या थे, अंकों की बराबरी पर थे। टाई ब्रेकर में जीतकर प्रज्ञानंद जो है वो विजेता शामिल हुए हैं। 19 वर्षीय प्रज्ञानंद यह खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले भारत के विश्वनाथन आनंद 5 बार इसको जीत चुके हैं, और 1989 व 1998 में ज्वाइंट विजेता, यहाँ पर संयुक्त विजेता रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी गुकेश बने हैं सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप और ग्रैंड मास्टर। डी गुकेश यानी कि गुकेश डोम्मा राजू ने डिफेंडिंग चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को सिंगापुर में हराकर विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम लिया है। ठीक है। आगे, विश्व चैंपियन बनने वाले जो डी गुकेश और विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं। 5 बार जो विश्वनाथन आनंद है वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, और आखिरी बार उन्होंने 2013 में ये खिताब जीता था। शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन बने हैं। इसके पहले रूस के गैरी कास्परोव सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बने थे, जब 1985 में अनातोली कार्पोव को हराकर 22 साल की उम्र में ये खिताब उन्होंने जीता था। $13 लाख मिले हैं डी गुकेश को, जबकि उप विजेता को मिले हैं $12 लाख। कोनेरू हम्पी दूसरी बार फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। और डी गुकेश के बाद भारत की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने भी न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया की इरीन सिकंदर को अंतिम राउंड में पराजित कर दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है। किसको हराया है और कहाँ हुआ है और किसने जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। किस राउंड में हराई ऐसे हमको मतलब नहीं है, कितने अंक लिए इससे भी हमको मतलब नहीं है। फिर फिडे जूनियर वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप आयोजन हुआ है पेट्रोवैक, मॉन्टेनिग्रो में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर अगर देखें तो ओपन वर्ग में खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने जीता है। प्रणव से पहले भारत के विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्ण, अभिजीत गुप्ता ये खिताब जीत चुके हैं। कांस इंटरनेशनल ओपन कांस फ्रांस में आयोजित किया गया, और खिताब जीता है भारतीय ग्रैंड मास्टर पन्नीर सेल्वन इनियान ने वी प्रणेश को हराकर ये खिताब जीता है। वी प्रणेश को हराकर ये खिताब उन्होंने जीता है, वो भी भारतीय हैं। फिर गोवा इंटरनेशनल ओपन 2025 मनोहर पर्रिकर गोवा इंटरनेशनल खिताब भारत के इंटरनेशनल मास्टर आयुष शर्मा ने जीता है। उन्होंने ग्रैंड मास्टर पी शत्रुघ्न को पराजित किया। स्नूकर पर अक्सर सवाल एग्जाम में आ जाता है, और यहाँ पर अगर देखें तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जो है वो दोहा में आयोजित हुई थी, और उसका खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने फाइनल में ईरान के अमीर सरखोश को हराकर जीता है। ये उनका 14वां एशियाई खिताब है। 5 एशियाई स्नूकर खिताब और 9 एशियाई बिलियर्ड्स खिताब वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप, यहाँ पर पंकज अडवाणी ने स्नूकर में राष्ट्रीय खिताब को अपने नाम किया। पंकज अडवाणी ही अगर आ जाए तो उसी को लगी कि 100 में से 99 मामलों में यही जीतते हैं। ठीक है। फिर IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप दोहा कतर में आयोजित किया गया, और इस चैंपियनशिप का खिताब भारत के पंकज अडवाणी इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को पराजित कर जीते हैं, और पंकज अडवाणी का कैरियर में जीता गया ये बिलियर्ड्स वाला 28वां खिताब है।
स्क्वैश में आ जाते हैं, और इंडियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 और भारतीय शील्ड स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इसका खिताब जीता है। और पुरुष वर्ग में मिस्र के करीम अल टार्की इसके चैंपियन बने हैं। अनाहत सिंह ने जोशना चिनप्पा को पराजित किया है, और उनके कैरियर का ये 11वां खिताब है। ऑक्टेन सिडनी क्लासिक, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने ऑस्ट्रेलिया के ऑक्टेन सिडनी क्लासिक का चैलेंजर खिताब जीता है। और इन्होंने फाइनल में मिस्र के यानी कि इजिप्ट के अब्देल रहमान नासिर को हराकर ये खिताब जीता है। घोषाल पुरुषों की रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 10 में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। विलिंगटन स्क्वैश क्लासिक ओपन 2025, विलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब स्क्वैश क्लासिक ओपन का खिताब जो है वो सौरभ घोषाल ने जीता है। वहीं एकल का खिताब तमिलनाडु की ही शमिया रियाज ने जीता है। आगे चलते हैं, और यहाँ पर फिर से है सीसीआई वेस्टर्न इंडिया 2024, ये भी स्क्वैश प्रतियोगिता है, और इसका आयोजन जो है वो मुंबई में हुआ था। महिला एकल खिताब भारतीय अनाहत सिंह ने, और पुरुष एकल खिताब मलेशिया के अमिशेन राज ने जीता है। WSF महिला विश्व स्क्वैश चैंपियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप का आयोजन हांगकांग में किया गया। खिताब जीता है इजिप्ट ने अमेरिका को पराजित कर भारत जो है वो प्रतियोगिता में 7वें स्थान पर रहा। गोल्फ में आ जाते हैं, गोल्फ से भी अक्सर सवाल पूछा जाने लगा है, और यहाँ पर अगर देखें तो अहमदाबाद ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। खिताब जीता श्रीलंका के गोल्फ खिलाड़ी एन थंगराजा ने जीता। दूसरे स्थान पर भारत के यशस चंद्र रहे। टाटा स्टील पीजीटीआई प्लेयर्स चैंपियनशिप पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। खिताब जीता है भारतीय गोल्फर युवराज संधू ने। बांग्लादेश के जमाल हुसैन दूसरे और राहिल गंग जो है वो तीसरे स्थान पर रहे भारत के ही। टाटा स्टील टूल चैंपियनशिप झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित किया गया। और इसका खिताब वीर अहलावत ने अमलदीप मलिक को पराजित कर जीता। फिर आ जाता है विश्व समुद्र ओपन 2024 दिल्ली गोल्फ क्लब में आयोजित किया गया। भारत के जितेश संधू ने बांग्लादेश के जमाल हुसैन को पराजित करके इस खिताब को जीता है। फिर आते हैं फार्मूला वन में, मैक्स वर्स्टापेन लगातार चौथे वर्ष फार्मूला वन रेसों के विश्व चैंपियन बन गए हैं। 2024 की अंतिम दो फार्मूला वन रेसें कतर ग्रैंड प्रिक्स और अबू धाबी की ग्रैंड प्रिक्स थी। इसमें रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन व मैक्लारेन टीम के एल नॉरिस विजेता रहे हैं। अंकों के आधार पर रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन 2024 के विश्व चैंपियन बन गए हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्लारेन टीम के लैंडो लॉरिस। बस। फिर फार्मूला टू कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप अबू धाबी में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका खिताब भारतीय रेसर कुश मैनी ने जीता है, और ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय हैं। मुक्केबाजी अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजन हुआ है इसका अमेरिका के कोलोराडो में, और इसमें 19 मुक्केबाज भेजे गए थे। और यहाँ पर अगर देखें तो पहली बार आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में जिसका हुआ था, 4 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक भारत के युवा मुक्केबाजों ने जीते हैं। स्वर्ण पदक की बात अगर करें तो स्वर्ण पदक जीता है हेमंत सांगवान ने 91 किलोग्राम के कैटेगरी में। महिलाओं में पृथ्वी ग्रेवाल ने 65 किलोग्राम, कृष्णा वर्मा ने 75 किलोग्राम और वंशिका गोस्वामी ने 80 किलोग्राम की कैटेगरी में खिताब ये जो है पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। भारत के मनदीप जांगड़ा को WBF में सुपर फेदरवेट विश्व का खिताब जो मिला है, और मनदीप जांगड़ा ने केमन आइलैंड में ब्रिटेन के कोनोर मैकिन्टेस को पराजित करके विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतकर इतिहास रचा है। और पेशेवर मुक्केबाजी प्रोफेशनल है ये, किसी वर्ग में विश्व खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। विविध आ जाते हैं, विविध में अगर बात करें तो अलग अलग छोटे छोटे खेल होते हैं। और यहाँ पर खो खो की बात करें, खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन यहाँ पर किया था, पहला वर्ल्ड कप था खो खो का। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में। पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों का खिताब भारत ने जीता है, जबकि नेपाल दोनों वर्गों में उप विजेता रहा है। पुरुष वर्ग में
20 और महिला वर्ग में 19 टीमें इसमें आयोजित थी 23 अलग अलग देशों से। कनाडा की टीम ने अंतिम समय में नाम वापस ले लिया था। उस समय कनाडा के साथ कुछ तनाव चल रहा था और पाकिस्तान की टीम को वीजा ही नहीं दिया गया था। बीबीसी की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी की अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर को बीबीसी ने 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी यानी कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते थे। एक ओलंपिक आयोजन में 2 पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए 2024 के अन्य पुरस्कार कौन कौन से थे? पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया अवनी लेखरा को, जो पैरा निशानेबाज हैं। इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी को, जो पैरा तीरंदाज हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिताली राज को दिया गया, जो क्रिकेटर थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को के बीच में उत्तराखंड में। इसमें 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज के अतिरिक्त सेना की टीम भी 37वीं टीम के रूप में यहाँ पर शामिल हुई। ठीक है। इसका आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। जबकि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मौनल, जिसको मौली नाम दिया गया था, इन खेलों का शुभंकर था। उद्घाटन हुआ था देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मशाल को नाम दिया गया था तेजस्विनी और इन खेलों की थीम थी ग्रीन गेम्स। उद्घाटन समारोह में शपथ बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने यहाँ पर दिलवाई थी। यहाँ पर 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 121 पदक जीतकर सेना यानी कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। और एसएससीबी ने 5वीं बार यह उपलब्धि अपने नाम करी है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र राज्यों में पहले और ओवरऑल अगर देखें तो सेना के बाद 201 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर था। हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। उत्तराखंड 7वें स्थान पर यहाँ पर रहा है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी, कर्नाटक के श्री हरि नटराज ने तैराकी में 9 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। ठीक। कर्नाटक की जो है वो श्रीनिधि दिसंधु ने तैराकी में 9 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता और इन दोनों को 38वें राष्ट्रीय खेलों के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है। पिछली बार भी जो श्री हरि नटराज थे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। तो वो तो हम देख चुके हैं। सर्विसेज का ये है, महाराष्ट्र का ये है, हरियाणा का ये है। उत्तर प्रदेश जो है वो 13 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य के साथ 56 पदकों के साथ यहाँ पर रहा है। अगले जो 39th नेशनल गेम्स होंगे उनका आयोजन 2027 में मेघालय में किया जाएगा। समापन पर खेलों का ध्वज भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को सौंपा गया। और समापन कहाँ पर हुआ? हल्द्वानी में इसका औपचारिक समापन जो है वो किया गया। 2027 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनडोट संगमा को यह ध्वज जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सौंप दिया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 आयोजन 2 चरणों में किया गया है। और शीतकालीन खेल आयोजन 23 जनवरी 2025 को लेह लद्दाख में शुरू हुआ और 12 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर में इसका समापन हुआ। इसमें भी भारतीय सेना ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। पहला चरण जो लेह लद्दाख में आयोजित हुआ उसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। दूसरा चरण जो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, इसमें 4 प्रमुख शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ जिसमें अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की माउंटेनियरिंग और स्नो बोर्डिंग शामिल था। खेलों में नैना श्री तलूरी जो तेलंगाना की, उन्होंने स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीता। 15 साल की नैना तलूरी हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने महिला 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक जीतकर स्थान जो है वो इतिहास रचा हुआ है। पदक तालिका को अगर देखा जाए तो भारतीय सेना 18 पदकों के साथ इसमें 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य यानी कि 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। टॉप पर रही है नंबर 2 पर 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, कुल 18 पदकों के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। लद्दाख तीसरे स्थान पर रहा है। और यहाँ पर देखें टॉप 13 में उत्तर प्रदेश का नाम कहीं नहीं है। फिर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आयोजन का दूसरा संस्करण था। आयोजन हुआ था नई दिल्ली के 3 प्रमुख स्थलों में
जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में और करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजन किया गया। 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के 1200 से ज्यादा एथलीट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। 6 खेल विधाएं यहाँ पर लेकर रखी गई, ये इंपॉर्टेंट है। पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग यहाँ पर शामिल थी। हरियाणा ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 34 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पहले संस्करण में भी शीर्ष स्थान पर था। तमिलनाडु 28 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर और यूपी जो था वो 23 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहा है। हरियाणा ने कुल 104 पदक यहाँ पर जीते हैं, जिनमें 34 गोल्ड है, 39 सिल्वर है और 31 जो है वो ब्रॉन्ज है। उत्तर प्रदेश के पास 64 पदक रहे, जिनमें से 23 गोल्ड, 21 रजत और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स रहे। तो ये हमारे पास टॉप 3 टीम्स हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो है कि इसके शुभंकर का नाम था उज्ज्वला। जो सिंबोलिज्म था वो क्या था, घरेलू गौरैया से प्रेरित था ये। और ये पैरा एथलीटों के संकल्प और जुझारूपन का प्रतीक था। लोगों का जो अनावरण किया था वो देवेंद्र झाझरिया ने किया था पैरालंपिक समिति से। फिर है नवे एशियाई विंटर गेम्स, आयोजन हुआ था चीन के हेलोंग जियांग प्रांत के हार्बिन में। और शुभंकर था बिनबिन और नीनी थे। बिनबिन और नीनी जो है वो साइबेरियाई बाघ के प्रतीक थे। स्लोगन या मोटो था ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ठीक। इन खेलों में 11 शीतकालीन खेलों की 64 स्पर्धाएं शामिल थी। भारत के 59 खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन एक भी पदक भारत को नहीं मिला है। चीन यहाँ पर 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज के साथ 85 पदकों के साथ टॉप पर है। सेकंड पोजीशन पर 16 गोल्ड, 15 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज के साथ 45 पदकों के साथ जो साउथ कोरिया है वो सेकंड पोजीशन पर है। फिर 10वें एशियाई शीतकालीन खेल 2029 में सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ और बातें देके रखी गई। भविष्य में आयोजित होने वाले कुछ खेलों के आयोजन स्थल देके रखे गए, इन पर सवाल पूछा जाता है अक्सर। जैसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में आयोजित होंगे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2028वां 28 का जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होंगे। वहीं 2030 का ये विश्व कप जो होगा इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे मिलकर। जबकि 2031 का जो आयोजन होगा वो भारत और बांग्लादेश के द्वारा किया जाएगा। 10वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 में ब्राजील में होगा। 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। वहीं 19वां एशियन फुटबॉल 2027 तो सऊदी अरब में। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड की मेजबानी में। 34वें जो ग्रीष्मकाल यानी कि समर ओलंपिक्स होंगे 2028 में वो लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। 35वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2032 में जो गर्मी वाले हैं वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। वहीं 25वें जो विंटर ओलंपिक्स है उनका आयोजन 2026 में मिलान और कॉर्टिना इटली में किया जाएगा। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 ढाका सेनेगल में। 23वें कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 20वें एशियाई खेल नागोया जापान में 2026 में। 21वें एशियाई खेल 2030 में दोहा कतर में और 22वें एशियाई खेल 2034 में रियाद सऊदी अरब में किए जाएंगे। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत में आयोजित होगी। तो ये था हमारा स्पोर्ट्स वाला पोर्शन खत्म। बचा है केवल आर्थिकी वाला पोर्शन, जो हम लोग अब अगली क्लास से कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। कोशिश करूंगा कि एक क्लास में ही खत्म हो जाए, नहीं है तो बस 2 क्लास में वो खत्म हो जाएगा और एक घटनासार का हो जाएगा एंड। तो इसको इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो तक। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।